के एक्स, तो एम्पलीट्यूड क्या होता था, ये होता था 2a cos के एक्स, ठीक है। एंटी नोड नोड के बीच की डिस्टेंस, नोड नोड के बीच की डिस्टेंस, और एक है एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस, वो कितनी होगी λ/2, ठीक है। अब एक चीज देखो कि वेव का जो पैटर्न बना मेरे पास कुछ इस तरह से बना था, ठीक है। यहाँ पे इस तरह को इसको फिल करो कि ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे ये क्या है, फिक्स पॉइंट है, और पार्टिकल्स कुछ इस तरह से मूव करते हैं वो, ठीक है। पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करता है, लेकिन ये वाला जो पार्टिकल्स होता है नोड कंडीशन पे होता है, जो कि क्या होता है, फिक्स। जो पार्टिकल फिक्स होता है उसको क्या बोल सकते हैं, वो नोड कंडीशन पे, और ये नोड कंडीशन पे है। और जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जिस पार्टिकल का, उसको बोलते हैं एंटी नोड कंडीशन पे, वो क्या है, एंटी नोड कंडीशन पे। तो ये वाली डिस्टेंस मैंने बोला था λ/4, और ये टोटल डिस्टेंस λ/2 मैंने बोला है, ठीक है। मोशन का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है, स्ट्रिंग वेव की मैं बात कर रहा हूँ, स्टैंडिंग वेव की, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरी चीज ये चीज देखो कि यहाँ पे नोड वाली कंडीशन पे कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, क्यों, क्योंकि नोड वाली कंडीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है, 0, तो यहाँ पे कोई पावर का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से कोई पावर का ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि देखो पावर क्या होता है, F(v) cos थीटा, यहाँ पे F क्या है, टेंशन फोर्स, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इनटू cos थीटा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ही 0 होगा तो नोड वाली कंडीशन से कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। और मैं बात करता हूँ एंटी नोड कंडीशन पे। एंटी नोड कंडीशन पे देखो स्ट्रिंग की कंडीशन कुछ इस तरह से है, टेंशन फोर्स स्प्रिंग पे इधर, और वेलोसिटी ऊपर की और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो एंटी नोड कंडीशन पे भी कोई पावर का ट्रांसफर नहीं होता, कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि एक लूप बनता है स्ट्रिंग पे दोनों तरफ से, कुछ एक लूप इस तरह से बनेगा, इस लूप की मान लो इस लूप का मास, इस स्ट्रिंग की लेंथ मास m है और लेंथ l है, ठीक है। तो और इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो क्या है, 2a, ठीक है। तो इस लूप की जो टोटल एनर्जी होती है, वह टोटल एनर्जी होती है m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, m क्या है, मास ऑफ लूप, a स्क्वायर क्या है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसका आधा, a क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो उसका आधा। तो एक लूप की जो एनर्जी होती है वो m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हुआ करती है, ओके। इतना हमने सीखा। अब इसका जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां से सवाल आते हैं, तो स्टैंडिंग वेव है जब दोनों तरफ से स्ट्रिंग क्या हो, बंधी हुई हो, दोनों एंड से स्ट्रिंग क्या हुई हो, बंधी हुई हो। तो देखो दोनों तरफ से जब स्ट्रिंग बंधी हो और उसके अंदर स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है वो देखना है। स्ट्रिंग क्या है, दोनों तरफ से बंधी हुई होनी चाहिए, स्ट्रिंग क्या है, दोनों तरफ से क्या होनी चाहिए, बंधी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ये बोल सकता हूँ अगर कोई स्ट्रिंग दोनों तरफ से बंधी हुई है, ठीक, उस स्ट्रिंग में मैक्सिमम पॉसिबल लूप क्या होगा, सॉरी मिनिमम पॉसिबल लूप क्या होगा, 1 होगा। उस स्ट्रिंग का जो मिनिमम पॉसिबल लूप है वो क्या होगा, 1 जो बन सकता है, ये मिनिमम इसका पॉसिबल लूप है। इस स्ट्रिंग की लेंथ मैं बोल देता हूँ L। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दोनों तरफ से बंधी हुई स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, L, ओके। अब मैं देखो यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी है, तवित्र बोलते हैं इसको, ये इसके साथ रेजोनेंस कंडीशन में होता है, इसको एनर्जी देने वाला सोर्स होता है एक तरह से फ्रिक्वेंसी जिसकी एफ होती है, जो इसके साथ लूप के साथ रेजोनेंस कंडीशन में होता है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी एफ है इस लूप की। अब दोनों तरफ से मिनिमम पॉसिबल लूप क्या है, 1 बन सकता है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये नोड वाली कंडीशन होगी, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है और ये पॉइंट फिक्स है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये नोड वाली कंडीशन होगी। दोनों पॉइंट क्या है, यहाँ पे फिक्स है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये नोड वाली कंडीशन है मेरे पास, ओके। अब देखो यहाँ पे नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/2 होती है, और ये λ/2 किसके इक्वल होगा, L के इक्वल होगा, इस लेंथ L के इक्वल होगा λ/2, क्योंकि नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2 के इक्वल होती है। और मैं स्ट्रिंग में ऐसे लिख सकता हूँ v = f/λ, ये मैं जानता हूँ v = f/λ। फ्रीक्वेंसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ से
एफ इक्वल टू वी अपॉन बाई लेमडा। लेमडा का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 12, तो यहाँ से एफ का वैल्यू कितना है v अपॉन 12। ये फ्रिक्वेंसी आ चुकी है और इस फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। इसको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बोला जाता है, v अपॉन 12। v का वैल्यू मैं जानता हूँ, रूट के अंदर क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ वेव रूट टी अपॉन बाई म्यू। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव होता है रूट के अंदर टी अपॉन म्यू होता है। ये तो हो गया फंडामेंटल। ठीक है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। अगर मैं दूसरी चीज बात करता हूँ यहीं पे, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस की मैं बात करता हूँ कि अगला मान लो कि ये तो सिंगल लूप का हो गया। अगर मान लो दो लूप बनते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से, अगर मेरे पास दो लूप बन जाते हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो टोटल लेंथ है अब एल, ये जो टोटल लेंथ एल है, अब देखो यहाँ पे लेमडा बाई टू, ये लेमडा के इक्वल होगा। ये टोटल लेंथ लेमडा बाई 2 होगी, नोड नोड के बीच की डिस्टेंस, नोड नोड के बीच की डिस्टेंस लेमडा बाई 2 के इक्वल होगी। ठीक है, टोटल लेंथ मैं बोल सकता हूँ लेमडा, और ये लेमडा किसके इक्वल होगा? एल के इक्वल होगा। और v इक्वल टू क्या होता है? एफ बाई लेमडा, सॉरी v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। एफ का वैल्यू v अपॉन लेमडा, लेमडा का वैल्यू एल। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2v अपॉन 2l हो गया मेरे पास यहाँ पे f, 2v अपॉन 2l हो गया मेरे पास यहाँ पे f। अब ये क्या हो गया यहाँ पे देखो, v अपॉन 2l तो क्या हो गया? फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, अब ये इसका दो गुना है। अगर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का ये दो गुना है तो इसको मैं बोलता हूँ सेकंड हार्मोनिक। इसको क्या बोलूंगा मैं? सेकंड हार्मोनिक। जो हार्मोनिक होता है वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का जितना गुना होता है उसको उतना ही बोला जाता है। अगर ये 3 गुना होगा तो उसको क्या बोलूंगा? थर्ड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं इसको, और फर्स्ट ओवरटून बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरटून। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट ओवरटून। तो सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटून इसको बोला जाता है। ओके, अगर मैं इसी तरह बात करता हूँ यहाँ पे थर्ड उसकी बात करता हूँ, यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक हो गया। थर्ड हार्मोनिक की बात करता हूँ तो थर्ड हार्मोनिक इसका 3 गुना होगा, 3 अपॉन बाई 12 होगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं सेकंड ओवरटून। इसको क्या बोलूंगा मैं? सेकंड ओवरटून। अगर 3 लूप बनते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये 4 लूप बनते हैं तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि जो हार्मोनिक होता है, हार्मोनिक जो फंडामेंटल होता है उसका जितना गुना होता है उसको उतना ही बोला जाता है। मान लो ये 4 गुना है तो इसको मैं बोलूंगा फोर्थ हार्मोनिक। अगर ये 3 गुना है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का तो मैं बोलूंगा इसको थर्ड हार्मोनिक। अगर फंडामेंटल के बाद जो फ्रिक्वेंसी आती है उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटून। फिर फर्स्ट ओवरटून के बाद जो आता है उसको सेकंड ओवरटून। तो ये क्या होगी? सेकंड ओवरटून। इसको क्या बोलूंगा मैं? सेकंड ओवरटून बोलूंगा, सेकंड ओवरटून बोलूंगा। ठीक है, सेकंड अधिस्वर बोलूंगा इसको। तो यहाँ पे देखो सेकंड है तो 3 है। अगर मैं बोलूँ 6 ओवरटून क्या होगा? तो 6 ओवरटून जो होगा वो होगा 7v अपॉन बाई 12, 7 गुना होगा। ओवरटून में एक आगे होता है। ठीक है, अब एक पॉइंट लिखना स्टार लगा के, यहाँ पे देखो एफ एन माइनस एफ एन माइनस 1। ठीक है, मान लो कि ये फर्स्ट था, फर्स्ट क्या था? v अपॉन 12 और सेकंड था 2v अपॉन 12। अब इसमें से मैं जब मैं इसको घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा? v अपॉन 12 ही आएगा। और ये किसके इक्वल आएगा? फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के इक्वल आएगा। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रख लेना इसको। एफ एन माइनस 1 मतलब nवी फ्रिक्वेंसी में से जब मैं n-1 की फ्रिक्वेंसी घटा रहा हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का आता है। तो ये चीज हमें याद रखना है। इसके लिए रेशियो की मैं बात करता हूँ फंडामेंटल, तो उनका आता है 1:2:3। जब आप रेशियो लेते हो तो 1:2:3 रेशियो आता है। तो एक चीज आपको ये याद रखना है, जब दोनों एंड से क्या हो स्ट्रिंग बंधी हुई हो, जब कोई पॉइंट फिक्स कर दिया गया तो उसको हमें क्या बोलना है? नोड बोलना है। ठीक है,